हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल कुकिंग विद विजय। आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ होली पे बनाई जाने वाली स्पेशल रेसिपीज। होली की मिठास, खस्ता अंदाज और अंदर से रसीली, यही है असली गुजिया की पहचान। मुंह में खुलते ही ठंडक और चटपटेपन का एहसास, यही है होली के दही भल्लों की असली पहचान। क्रीमी कस्टर्ड, ताज़ा फल और क्रंची ड्राई फ्रूट्स का ये संगम होली की सबसे ठंडी और लजीज ट्रीट है ये। तो चलिए बिना देर किए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। ठंडी मीठी दही, चटपटी चटनी और बिल्कुल सॉफ्ट रुई जैसे मुलायम दही भल्ले। जी हाँ, आज हम बनाएंगे दही बड़े, एकदम नरम, मुलायम और स्पॉन्जी। और साथ ही बात करेंगे उन ट्रिक्स और टिप्स की जिससे आपके दही बड़े हमेशा अच्छे बनेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कुकिंग विद विजय। तो चलिए बिना देर किए आज की ये स्वादिष्ट रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दाल को भिगोने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर हम लेंगे 1 कप उड़द की दाल और 1 कप मूंग दाल। दाल को अच्छे से साफ करके ही यूज़ करें। इन दोनों को हम एक ही बर्तन में डाल देंगे। अब इन्हें 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब हम इन्हें सोक करने के लिए ओवरनाइट रख देंगे। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो इन्हें कम से कम 3 से 4 घंटे ज़रूर सोक करने के लिए रख दें। सोक करने के बाद आप देख सकते हैं कि दाल फूल चुकी है और सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसका सारा पानी ड्रेन कर देंगे और इस दाल को ग्राइंड करेंगे। दाल पीसते वक्त हमेशा कम से कम पानी का यूज़ करेंगे। अगर दाल पतली हो गई तो भले तेल सोख लेंगे और शेप नहीं बनेगी। दाल को थोड़ा थोड़ा करके ही ग्राइंड करें, एक साथ बहुत सारी दाल ना डालें। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि ग्राइंडर चलाते वक्त आपकी दाल गर्म हो रही है तो आप 2 से 3 टुकड़े उसमें आइस डाल दें। इससे दाल का रंग सफ़ेद रहता है और वो फुली फुली बनती है। या फिर ठंडे पानी का यूज़ करें। दाल को पेस्ट की तरह पतला नहीं बनाना है। इसका टेक्सचर हमें थोड़ा दरदरा ही रखना है, जैसे बहुत बारीक सूजी होती है बिल्कुल वैसे। इससे भले अंदर से स्पॉन्जी बनेंगे। सारी दाल को दरदरा पीसने के बाद हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे एक बड़े बर्तन में। बर्तन इतना बड़ा हो जिसमें हम दाल को आराम से फेंट सकें। दाल को फेंटते वक्त 3 चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, जब हम दाल को फेंटेंगे तो इसे एक ही डायरेक्शन में फेंटें। दाल को एक ही तरफ फेंटने से इसमें हवा भर जाती है, जिससे हमारे दही भल्ले सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनते हैं। लेकिन अगर हम दाल को उल्टा सीधा घुमाएंगे तो इसकी हवा बाहर निकल जाएगी और हमारे दही भल्ले सख्त बनेंगे। दूसरी बात, इसे हमें तब तक फेंटना है जब तक कि इसका रंग सफ़ेद ना दिखने लगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दाल का टेक्सचर थोड़ा सख्त लग रहा है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसे बिल्कुल सॉफ्ट बना देंगे। और तीसरी बात, ये चेक करने के लिए कि दाल आपने अच्छे से फेंट ली या नहीं, इसके लिए आप इसे पानी में डालकर चेक करें। अगर ये पानी में फ्लोट कर रही है मतलब आपकी दाल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रुई जैसी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे ½ टेबल स्पून नमक, 1 चम्मच कुटी हुई हरी मिर्च और 1 बड़ा चम्मच कुटा हुआ अदरक। इन सभी चीज़ों को हम इसमें अच्छे से मिला देंगे और लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच कटा हुआ पुदीना। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। दही भल्लों को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है सरसों का तेल। सरसों के तेल को पहले धुआं आने तक गर्म कर लेंगे। आंच को बंद कर देंगे। जब तेल का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तब आंच को मीडियम रखें। हाथों में हल्का सा पानी लगाकर दही भल्लों को फ्राई करना शुरू करें। फ्राई करने से पहले ध्यान रखेंगे तेल मीडियम गर्म हो। अगर तेल ज़्यादा गर्म हुआ तो भले ऊपर से काले हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और अगर तेल ठंडा हुआ तो भले सारा तेल सोख लेंगे। कढ़ाई में एक साथ बहुत सारे भल्ले ना डालें, उन्हें थोड़ी जगह दें ताकि वो अच्छे से फूल सकें और हर तरफ से बराबर पकें। भल्लों को तब तक फ्राई करेंगे जब तक उनका रंग हल्का सुनहरा ना हो जाए। बीच बीच में उन्हें धीरे धीरे पलटते रहें ताकि वो एक तरफ से ज़्यादा ना पक जाएं। धीमी आंच पर हमने भल्लों को हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब इन्हें हम एक छन्नी में उतार लेंगे ताकि इनका जो तेल है वो कढ़ाई में ही ड्रेन हो जाए।
तो लीजिए, भल्लों को हमने फ्राई कर लिया है। इसी तरह से हम सभी भल्ले फ्राई कर लेंगे। सारे भल्ले हमने फ्राई कर लिए। तो चलिए एक भल्ला तोड़कर देख लेते हैं। देखिए, अंदर से ये बिल्कुल भी सख्त नहीं है और कच्चा भी नहीं है, बिल्कुल रुई जैसा नरम है। अंदर की ये जाली दिखाती है कि हमने दाल कितनी अच्छे से फेंटी थी। अब हम भल्लों को सोक करने के लिए पानी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हम गुनगुना पानी लेंगे। इसमें डाल देंगे आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच हींग का पाउडर। इसे पानी में अच्छे से मिला देंगे। अब हमें जितने पल्ले खाने हैं उतने पल्लों को हम पानी में डुबो के रख देंगे। गुनगुने पानी में जाकर ये भल्ले अंदर से सॉफ्ट हो जाएंगे और फूल जाएंगे। यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि हमें गुनगुना पानी ही चाहिए, न ज़्यादा गर्म और न ठंडा। इन भल्लों को कम से कम 15 से 20 मिनट तक पानी में डूबे रहने देंगे। भल्ले पानी में डूबे रहे हैं, इसके लिए हम इसके ऊपर एक छोटी सी प्लेट रख देंगे और कोली का थोड़ा सा वेट। जब ये अपने साइज से थोड़े बड़े और फूले फूले दिखने लगे तब समझिए ये प्लेटिंग के लिए तैयार हैं। अब दही तैयार कर लेते हैं। दही में डाल देंगे 1 चम्मच चीनी का पाउडर। चीनी का पाउडर कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब दही को हम अच्छे से फेंट लेंगे। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, दही भल्लों के लिए हमेशा गाढ़ा और ताज़ा दही ही यूज़ करेंगे। दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए, वरना पूरा स्वाद खराब हो जाएगा। दही को स्मूथ बनाने के लिए उसे हमें अच्छे से फेंट लेना है। ध्यान रखेंगे दही को मिक्सर में नहीं डालना है, वरना दही पतला हो जाएगा। अब देख लेते हैं वो मसाले जिन्हें हम दही भल्लों के ऊपर स्प्रिंकल करने वाले हैं। सबसे पहले ले लेते हैं काला नमक, फिर चाट मसाला, भूनकर पिसा हुआ जीरा, लाल मिर्ची पिसी हुई और अनारदाना। 20 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए अब भल्लों को देख लेते हैं। भल्लों ने पानी अच्छे से सोख लिया है। इन्हें निकालते वक्त दोनों हथेलियों के बीच हल्के से दबाएं। याद रखें, जोर से नहीं दबाना है, बस इतना कि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए और भल्ले अपने शेप में रहें। देखिए, मैं भल्लों को दबा रही हूँ पर ये नहीं टूट रहे। ये निशानी है इस बात की कि हमारा बैटर कितना परफेक्ट बना था। ये अंदर से बिल्कुल रुई जैसे नरम है और बाहर से मजबूत। अब बारी है दही भल्लों की प्लेटिंग करने की। सबसे पहले हम ये सॉफ्ट और स्पंजी भल्ले प्लेट में रखेंगे। अब इसके अंदर जाएगा ढेर सारा ठंडा और व्हिप्ड किया हुआ दही। दही भल्लों में दही की कंजूसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भल्लों को जितने ज्यादा दही में डुबो के खाओगे उतना ज्यादा स्वाद आएगा। अब सबसे पहले हम इस पे स्प्रिंकल करेंगे काला नमक। अब चटपटे स्वाद के लिए स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला। चाट मसाला थोड़ा सा ज्यादा डाल देंगे, इससे दही भल्लों में एक चटपटा स्वाद आता है। अब चुटकी भर स्प्रिंकल कर देंगे भून कर पिसा हुआ जीरा। अब स्प्रिंकल कर देंगे लाल मिर्ची पिसी हुई। अब इसमें डाल देंगे गुड़ और इमली से बनी हुई खट्टी मीठी चटनी। अगर आपके पास ये चटनी है तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब गार्निशिंग के लिए डाल देंगे थोड़ी सी हरी चटनी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और अब लास्ट में इसकी गार्निशिंग करेंगे अनार के दानों के साथ। अगर आपके पास अनार है तो इसे ज़रूर डालें। कोशिश करें कि आप इसे स्किप ना करें, क्योंकि दही भल्लों में इसका बहुत अच्छा स्वाद आता है। इसीलिए आप कोशिश करें कि इसमें अनार ज़रूर डालें। हमारी सॉफ्ट और स्पॉन्जी दही भल्लों की प्लेट रेडी हो चुकी है। इन्हें ठंडा ठंडा ही सर्व करें, क्योंकि ठंडे ठंडे दही भल्ले ही खाने में स्वाद लगते हैं। आप देख सकते हैं ये कितने सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं, बिल्कुल मुंह में जाते ही घुल जाने वाले। दही भल्ले बनाना बिल्कुल आसान है, आप भी इन्हें जरूर बनाएं। दही भल्लों को बनाकर एक बड़े से डोंगे में डाल दें। उसमें ढेर सारा दही और अनार के दाने डाल दें। ऊपर से चाट मसाला स्प्रिंकल करें और ठंडा ठंडा सर्व करें, बहुत टेस्टी लगेगा। और ध्यान रखेंगे दही को चीनी डालकर अच्छे से फेंटा गया हो और दही बिल्कुल भी खट्टा ना हो। बस इन चीज़ों का ध्यान रखें और आप भी अपने घर पे दही भल्ले ज़रूर बनाएं।
एक बार घर पर बना के खाएंगे तो बाजार के दही भले भूल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगली वीडियो में। होली हो और घर में गुजिया ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए आज मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ बिल्कुल हलवाई जैसी खस्ता और रसीली गुजिया की रेसिपी। इस वीडियो में मैं आपको वो सारे सीक्रेट टिप्स बताऊंगी जिससे आपकी गुजिया बिल्कुल नहीं फटेगी और अंदर से बनेगी बिल्कुल सॉफ्ट। तो चलिए बिना देरी किए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कुकिंग विद विजय। गुजिया बनाने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर चाहिए मैदा। यहाँ पर हम 1 कप मैदा लेंगे। इस कप की कैपेसिटी है 240 ml। इतने मैदे में 7 गुजिया बनेगी। आपको कितनी गुजिया बनानी है आप उसी हिसाब से मैदा ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे घी। आप इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। घी यहाँ पर लगेगा मैदे का 1/4 हिस्सा। अगर आप 2 कटोरी मैदा लेते हैं तो आधा कटोरी आपका घी लगेगा। हमने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है तो इसका 1/4 हिस्सा हम इसमें घी डाल देंगे। घी को मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमेशा पिघला हुआ घी ही मोइन के लिए इस्तेमाल करेंगे और इसे आटे में तब तक मिलाएं जब तक आटा मुट्ठी में ना बंधने लगे। अब आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे सख्त गूंदेंगे। इस आटे को हम बिल्कुल वैसे ही सख्त गूंदेंगे जैसे हम पूड़ियों का आटा गूंथते हैं। आटा गूंथने के लिए ठंडे पानी का यूज करेंगे। इससे गुजिया पर बबल्स नहीं आएंगे और वो क्रिस्पी बनेगी। गुजिया के आटे में हम घी डालते हैं और आटे को सख्त इसीलिए गूंथते हैं क्योंकि घी से गुजिया खस्ता बनती है और सख्त आटे से उसका जो टेक्सचर है वो स्मूथ और बिना बबल्स वाला रहता है। आटा हमने गूंथ लिया है। आप देख सकते हैं कि आटा कितना टाइट है। बस इसी तरह से आपको भी आटा गूंथना है। अब हम आटे को 20 से 30 मिनट तक ढक के रख देंगे। जब तक आटा रेस्ट करता है तब तक हम कर लेते हैं गुजिया के लिए स्टफिंग की तैयारी। अब हम ले लेंगे यहाँ पे एक कढ़ाई और इसमें डाल देंगे 1 कटोरी खोया। खोए को हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। आंच को हम धीमा ही रखेंगे। खोया सॉफ्ट हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे क्योंकि कढ़ाई गर्म है। अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो ये जल जाएगा। अब हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे एक बाउल में और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम बाकी सभी चीज़ें इसमें मिलाएंगे क्योंकि अगर हमने गरम गरम खोए में शुगर पाउडर डाल दिया तो वो मेल्ट हो जाएगा। खोया ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें बाकी की स्टफिंग भी ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे 1 कटोरी शुगर पाउडर। अब ऐड करेंगे 1 कटोरी कोकोनट पाउडर, 1 चम्मच पीसी हुई इलायची और अब साथ ही डाल देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कटे हुए काजू, कटे हुए बादाम और किशमिश। आप इसमें अपनी मर्जी के और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं और अगर इनमें से कोई ड्राई फ्रूट आपको पसंद ना हो उसे भी आप स्किप कर सकते हैं। अब हम इन सभी चीज़ों को मिक्स करके स्टफिंग तैयार करेंगे। अगर आपको स्टफिंग के लिए खोया ना मिले तो आप मिल्क पाउडर से भी इंस्टेंट खोया बना सकते हैं। एक पैन में 1 चम्मच घी गरम करें, उसमें 1/4 कप दूध डालें और फिर 1 कप मिल्क पाउडर मिलाएं। इसे धीमी आंच पर तब तक चलाएं जब तक ये गाढ़ा होकर पैन न छोड़ दे। आपका इंस्टेंट मावा 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारी स्टफिंग बिल्कुल दानेदार और खिली खिली बनी है, ना ज़्यादा सूखी और ना ज़्यादा चिपकी हुई। डो को लगाए हुए पूरा आधा घंटा हो चुका है और हम देख सकते हैं कि ये भी सेट हो चुका है। अब हम फिर से एक बार इसे हाथ से मलते हुए अच्छे से गूंद लेंगे। अब हम आटे को बीच में से कट कर लेंगे और इसे रोल कर देंगे ताकि लोइयां बनाना आसान हो जाए। लोइयां हम एक जैसी ही लें, इसका ध्यान रखेंगे ताकि सारी गुजियां एक जैसी बने। आटे को दबाते हुए इसका हम लंबा सा रोल बना लेंगे और इस तरह से छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। अब हम एक कॉटन के कपड़े को गीला करके निचोड़ लेंगे और उनको इन लोइयों के ऊपर रख देंगे।
ताकि जो लोइयों का आटा है वो सूख ना जाए, क्योंकि अगर आटा सूख गया तो इसे बेलना मुश्किल हो जाएगा। अब हम एक आटे का टुकड़ा ले लेंगे और उसे गोल कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि आटा कितना स्मूथ हो गया है। अब इसे हम वैसे ही बेलेंगे जैसे हम रोटी बेलते हैं। ये बीच में से पतला और किनारों से मोटा नहीं होना चाहिए। इसे एक जैसा ही बेलेंगे और इतनी थिकनेस होनी ही चाहिए। बस इसी तरह से हमें बाकी सभी लोइयां भी बेलनी हैं। इसी तरह से हम इन सबको बेलकर एक तरफ रख देंगे। ये एक दूसरे के साथ नहीं चिपकेंगी। और अब बारी है इनमें स्टफिंग भरने की और शेप देने की। इस तरह से एक पूरी उठाएं और उसे हाथ में रखें। अब एक तरफ पूरी पर पानी लगा देंगे। इसमें 1.5 चम्मच स्टफिंग डाल देंगे। स्टफिंग हम बहुत ज्यादा नहीं भरेंगे, क्योंकि ज्यादा स्टफिंग भरने से गुजिया फट सकती है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे और किनारों को अच्छे से चिपका देंगे। इसे ऐसे ही दबाते हुए किनारों को चिपका देंगे। ऐसा करने से स्टफिंग बाहर नहीं आएगी, किनारे पतले हो जाएंगे और इन्हें फोल्ड करना आसान हो जाएगा। किनारों को हमने अच्छे से सील कर दिया है, तो अब हम इसे फोल्ड करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसे कॉर्नर से फोल्ड करेंगे, फिर दबाएंगे, फिर फोल्ड करेंगे, दबाएंगे, फिर फोल्ड करेंगे, दबाएंगे। बस इसी तरह से हमें इसे शेप देनी है। इसे फोल्ड करना बहुत इजी है, आप भी करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। इसी तरह से हम सभी गुजियां तैयार कर लेंगे। इन सब को बनाकर हम एक प्लेट में डाल देंगे, और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा गुजियां हैं तो कोई कपड़ा बिछा लें और उस पर रख दें। 1 कप डो से हमारी 7 गुजियां बनी हैं। स्टफिंग हमारी बच गई है। इनसे हम लड्डू बना सकते हैं या फिर हम इसे ऐसे भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी है। आप देख सकते हैं कि बिना मशीन के हमने हाथ से ही इसे कितना अच्छा शेप दे दिया है। गुजियों को हम कपड़े से ढक देंगे ताकि ये सूखे ना। अब हम गुजिया के लिए चाशनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर लेंगे 1 कटोरी चीनी और डाल देंगे आधा कटोरी पानी। जब तक ये चीनी पिघल ना जाए तब तक हमें इसे गर्म करना है। इसकी हमें यहाँ पर कोई तार नहीं बनानी है, बस चीनी के घुलने तक का वेट करेंगे। चीनी घुल चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच पिसी हुई इलायची। इसे भी पानी में अच्छे से मिक्स कर देंगे और बस गैस को हम यहाँ पर बंद कर देंगे। चाशनी तैयार हो चुकी है। गुजिया को फ्राई करने के लिए अब हम यहाँ पर लेंगे देसी घी। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। आंच को मीडियम टू लो ही रखेंगे और कढ़ाई में जितनी गुजियां आ सकती हैं उतनी हम डाल देंगे। ध्यान रखेंगे घी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इन्हें धीमी आंच पर ऐसे ही पकने देंगे। जब ये तेल में ऊपर आ जाए तो इन्हें हम परतना शुरू कर देंगे। फ्लेम को धीमा ही रखेंगे ताकि ये आराम से पके और खस्ता बने। ध्यान रखेंगे कि इन्हें हम किनारों से ही पलटेंगे, क्योंकि अगर इनके पेट पे कड़छी लगी तो ये टूट सकते हैं, क्योंकि तलते वक्त ये सॉफ्ट होते हैं। इसी तरह से पलटते हुए हम इन्हें पकाएंगे जब तक कि ये हल्के ब्राउन ना हो जाए। गैस को हम बंद कर देंगे, क्योंकि अब ये हल्के ब्राउन हो चुके हैं। इन्हें इसी तरह से थोड़ी देर और पलटेंगे। जैसे ही अच्छे ब्राउन हो जाएंगे तब हम इन्हें ऑयल से बाहर निकाल देंगे। इन्हें हम बारी बारी एक छन्नी में निकाल देंगे ताकि इनका जो ऑयल है वो यहीं पे ड्रेन हो जाए। जब तक इनका ऑयल ड्रेन होता है तब तक हम बाकी की गुजियां भी ऑयल में डाल देंगे। आंच अभी बंद है क्योंकि कढ़ाई का तेल अभी भी गर्म है। अब हम आंच को लो करके ही इन्हें पकने देंगे। फ्राइड गुजियों को हम चाशनी में डाल देंगे। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप गुजिया को चाशनी में 1 मिनट के लिए डुबो के रखें। लेकिन अगर आपको गुजिया ज़्यादा मीठी पसंद नहीं है तो एक बार डुबो के इसे बाहर निकाल दें। यहाँ पर मैंने चाशनी बहुत ज़्यादा नहीं बनाई है, इसीलिए मैं 2-2 करके इन्हें चाशनी में डुबो रही हूँ। इसी तरह से सभी गुजियों को हम बारी बारी चाशनी में डुबो के निकाल देंगे। इन्हें हम बिना चाशनी में डाले भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती हैं। बहुत सारे लोग इन्हें बिना चाशनी के ही खाना पसंद करते हैं। अगर आपकी चाशनी बच गई है तो किसी बर्तन में डाल के इसे फ्रिज में रख लें। इसे हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप हलवे में डाल सकते हैं, शक्करपारे बना सकते हैं, पैनकेक बना सकते हैं, गुलाब जामुन, इन सब चीज़ों में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसीलिए इसे फेंके नहीं, फ्रिज में रखें। जब भी आप कोई न्यू रेसिपी बनाएं तो उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी चाशनी वाली गुजिया रेडी हो चुकी है।
ऊपर से कुरकुरी है और अंदर से रस भरी है। आप इसे 10 से 12 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। आप इसे बनाकर ज़रूर खाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी गुजिया कैसी बनी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। गर्मी का मौसम है और कुछ ठंडा मीठा मिल जाए तो क्या बात है। आज हम बनाएंगे एक ऐसा डेजर्ट जो बच्चों का तो फेवरेट है ही, पर घर के बड़े भी इसे खाकर अपने बचपन की यादें ताज़ा कर लेंगे। जी हाँ, आज की रेसिपी है सुपर क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड। ये बनाने में इतनी आसान है कि आपका वक्त बचेगा और स्वाद इतना लाजवाब कि बच्चे फ्रूट्स खाने के लिए कभी मना नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्पेशल रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कुकिंग विद विजय। फ्रूट कस्टर्ड सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन क्या आपका कस्टर्ड ठंडा होने के बाद पानी छोड़ देता है या फिर उसमें गुठलियां बन जाती हैं? आज मैं आपको बताऊंगी वो प्रोफेशनल सीक्रेट्स जो एक ऑर्डिनरी कस्टर्ड को सुपर क्रीमी डेजर्ट बना देंगे। हम बात करेंगे हर उस छोटी मिस्टेक की जो आपकी मेहनत खराब कर सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्रेडिएंट्स की। यहाँ पर हम दूध लेंगे 1 लीटर। कस्टर्ड बनाने के लिए हमेशा फुल क्रीम मिल्क ही यूज करेंगे क्योंकि टोन्ड मिल्क से कस्टर्ड पतला बनता है। कस्टर्ड पाउडर हम यहाँ पर लेंगे 4 से 5 बड़े चम्मच। कस्टर्ड पाउडर में वेनिला फ्लेवर सबसे बेस्ट रहता है। कभी भी डायरेक्ट कस्टर्ड पाउडर उबलते दूध में ना डालें, हमेशा थोड़े से ठंडे दूध में ही इसे मिक्स करें। कस्टर्ड को अगर डायरेक्ट गर्म दूध में डाला तो उसके लम्स बन जाएंगे और कस्टर्ड खराब हो जाएगा। चीनी हम यहाँ पर लेंगे 6 से 8 बड़े चम्मच या फिर आप अपने स्वाद अनुसार भी ले सकते हैं। साथ ही ले लेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। मैंने यहाँ पर लिया है काजू, बादाम और किशमिश। आप अपनी पसंद के और भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट्स में हम लेंगे केला, सेब, अनार, अंगूर, पपीता और स्ट्रॉबेरी। दूध को उबालने रखेंगे और साथ ही इसमें चीनी भी मिक्स कर देंगे। जैसे ही एक उबाल आ जाए, गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। अब एक हाथ से कस्टर्ड को घोल में डालेंगे और दूसरे हाथ से लगातार चलाते रहेंगे। अगर आप रुके तो बॉटम में कस्टर्ड जलने लगेगा, इसीलिए इसे ऐसे ही चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक हल्की आंच पर ही पकाएं जब तक कि कस्टर्ड गाढ़ा ना हो जाए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे काजू, बादाम और किशमिश। किशमिश को उबलते हुए दूध में डालने से ये फूल जाते हैं और जूसी हो जाते हैं। काजू, बादाम को उबलते हुए दूध में डालने से ये सॉफ्ट हो जाते हैं, जिससे कस्टर्ड का स्वाद और बेहतर आता है। गर्म दूध में ड्राई फ्रूट्स अपना असली फ्लेवर और न्यूट्रिएंट्स रिलीज करते हैं, जिससे दूध ज्यादा रिच हो जाता है। अब ये कैसे पता चले कि कस्टर्ड पक गया है? स्पून को कस्टर्ड में डिप करें और उसके पीछे उंगली से एक लाइन बनाएं। अगर लाइन साफ दिख रही है और कस्टर्ड आपस में नहीं मिल रहा, मतलब आपका कस्टर्ड रेडी है। गैस बंद करने के बाद इसे तुरंत ठंडा होने के लिए ना छोड़ें। इस पर एक मलाई जम जाती है जो टेक्सचर खराब करती है, इसीलिए इसे थोड़ा ठंडा होने तक बीच बीच में चलाते रहें। और अब बारी है कस्टर्ड के लिए फ्रूट तैयार करने की। यहाँ पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो कोई भी फ्रूट डाल देते हैं। यहाँ पर हमें जो फल यूज नहीं करने हैं वो हैं खट्टे फल, जैसे कि संतरा, पाइनएप्पल या फिर नींबू। इनका एसिड दूध को फाड़ देता है और कस्टर्ड कड़वा हो जाता है। साथ ही वाटरमेलन जैसे पानी वाले फल कस्टर्ड को पतला बना देते हैं, इसीलिए हम इनका भी यूज नहीं करेंगे। फ्रूट्स जिनका हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, स्ट्रॉबेरी को हम गार्निशिंग के लिए यूज करेंगे, अनार को हम उसके लाल रंग और क्रंच के लिए यूज करेंगे, पपीते को स्वीट और सॉफ्टनेस के लिए, एप्पल को स्वीट और क्रंच के लिए, बनाना को स्वीट और सॉफ्टनेस के लिए और अंगूर को क्रंच और खट्टे मीठे स्वाद के लिए। जिन फ्रूट्स को हम छिलकों के साथ यूज करने वाले हैं, मेक श्योर करेंगे कि उन्हें हम अच्छे से वॉश कर लें। इसीलिए हम एक बड़े बर्तन में ठंडा पानी लेंगे और उसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक को पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें डाल देंगे स्ट्रॉबेरी, अंगूर और एप्पल। 10 मिनट तक इन्हें हम ऐसे ही भिगोने रख देंगे ताकि इन पर लगे हानिकारक कीटनाशक, चमक के लिए लगाया गया वैक्स और हर तरह की गंदगी पूरी तरह से साफ हो जाए।
और हमारा फ्रूट कस्टर्ड एकदम हेल्दी और फ्रेश बने। 10 मिनट के बाद फ्रूट्स को फिर से एक बार फ्रेश पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे और छोटे पीसेस में कट करके इनको कस्टर्ड के लिए रेडी कर लेंगे। कस्टर्ड हमारा थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब हम इसे ट्रांसफर कर देंगे एक बाउल में। बाउल इतना बड़ा हो जिसमें कस्टर्ड के साथ साथ सभी ड्राई फ्रूट्स भी आ सकें। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा कस्टर्ड कितना थिक है और इसमें कोई भी लम्स नहीं है और इसमें हमने जो ड्राई फ्रूट डाले थे वो भी अच्छे से फूल चुके हैं। लेकिन कस्टर्ड हमारा अभी भी थोड़ा गर्म है, इसीलिए अब हम इसे फ्रीजर में डाल देंगे और कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए रखेंगे। देखिए ये टेक्सचर बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा थिक और क्रीमी। और अब बारी है हमारे ठंडे और क्रीमी कस्टर्ड में इन ताज़ा फ्रूट्स को मिलाने का। तो हम इसमें काटे हुए एप्पल, स्ट्रॉबेरी और अंगूर डालेंगे। फ्रूट्स हमेशा सर्व करने से ठीक पहले ही मिलाएंगे। अगर फ्रूट्स को हमने पहले मिला दिया तो फ्रूट्स अपना पानी छोड़ देंगे और कस्टर्ड रनी हो जाएगा। अगर आपने ये टिप्स फॉलो किए तो आपका कस्टर्ड भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ये कितना कलरफुल और टेस्टी लग रहा है। इस ठंडे ठंडे डेजर्ट को आप भी अपने घर पर जरूर ट्राई करें और जरूर बताएं कि आपको ये कस्टर्ड कैसा लगा। कस्टर्ड को और भी खास बनाने के लिए हम इसमें डाल देंगे स्ट्रॉबेरी और अनार, जो ना सिर्फ देखने में खूबसूरत लगते हैं बल्कि हर बाइट में इनका एक रिफ्रेशिंग और थोड़ा खट्टा मीठा फ्लेवर स्वाद को और भी बढ़ा देता है। और अब बारी है हमारे कस्टर्ड को फाइनल टच देने की। तो मैं इसे ताज़ा और लाल स्ट्रॉबेरीज के साथ गार्निश कर रही हूँ, जो इसे एकदम रॉयल लुक देगी। स्ट्रॉबेरी की ये हल्की खटास हमारे क्रीमी कस्टर्ड के स्वाद को और भी बढ़ा देगी और ये देखने में भी बहुत टेम्पटिंग लगेगा। लास्ट में हम ऊपर से कुछ स्लाइस्ड स्ट्रॉबेरी रख देंगे ताकि हमारा कस्टर्ड रेस्टोरेंट जैसा प्रोफेशनल दिखे। उम्मीद है आपको ये फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगली वीडियो में।